बात सन 2005 की है, आज से 15 साल पहले की। मेरे दिमाग में ये पिछले 5 सालों से चल रहा था कि कैसे एक आदमी सक्सेसफुल बनता है। और वो जो टिप्स हैं, काफ़ी सारे ऑथर्स को मैंने पढ़ा, लगभग 400 से 450 बुक्स मैंने पढ़ी, गिनती नहीं मुझे एग्जैक्टली पता, लेकिन हाँ ये पूरा मुझे यकीन है कि मोर देन 400 बुक्स आई हैव रेड फ्रॉम ईयर 2000 टू ईयर 2005। और फिर एक दिमाग में ये ख्याल आया कि जो मैंने सक्सेस टेक्निक्स पढ़ी, ऑथर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, सेल्फ हेल्प बुक से सीखा और अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, उनसे उनको इम्प्लीमेंट करके, और यहाँ तक कि मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हुआ करता था, बहुत ही ऑर्डिनरी सी जॉब थी और मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने का मन था। तो विद इन 3 years 2003 तक पहुँचते पहुँचते मैं यूनाइटेड नेशंस में जाकर के जनरल असेंबली में मैंने एक टॉक दी। तो जब मैं पीछे देखता हूँ, मतलब लाइफ में 2005 की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ये सब हुआ कैसे मेरे साथ कि मैं कई देशों की यात्रा की, मुझे कई सारे इन्विटेशंस आए, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन से इन्विटेशन आया, मैं जापान गया, मैं सिंगापुर गया, सब जगह जाकर के मैंने यूथ को, यंग लोगों को एड्रेस किया। तो ये जो मेरी जर्नी थी उन 5 सालों की, तो मैंने सोचा कि जब मैं कुछ सीख करके, इम्प्लीमेंट करके लाइफ में कुछ सक्सेस पा सकता हूँ, तो ज़रूर कोई ना कोई फार्मूला होगा, और उस फार्मूले को अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करता हूँ यंग लोगों के साथ, तो शायद उनका जीवन भी और बेहतर बन सकता है जैसा कि मेरा जीवन बना। तो मैंने उस फार्मूले को मैं सोचता रहा कि क्या हो सकता है। और फिर मैं जब सिंगापुर ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक गाइड ने बताया कि सिंगापुर पहले बहुत गरीब देश था और वहाँ पे एक 8 कॉर्नर्ड कॉइन राजा ने इंट्रोड्यूस किया, फेंग शुई कॉइन इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से वो बहुत रिच कंट्री बन गई। फिर मैं जापान पहुँचा उसी के 3 दिन बाद, और वहाँ पे जिस एकेडमी में मेरा लेक्चर था वो भी एकेडमी के 8 कॉर्नर्स थे। तो मुझे यूनिवर्स से कुछ ऐसे साइंस मिले कि 8 नंबर के अकॉर्डिंग, और मेरा भी नंबर 8 है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 है, तो 2 + 6 = 8। तो मैंने कहा कि ऐसी 8 शक्तियाँ, और हनुमान जी जैसे हैं, तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसमें एक पंक्ति आती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो मैंने कहा ये अष्ट सिद्धियाँ कैसे प्राप्त की जा सकती हैं जिससे आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। तो अंतरात्मा से ये उत्तर आया कि देखिए, अष्ट सिद्धियाँ जो हनुमान जी की हैं, उतनी बड़ी सिद्धियाँ तो हर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन जो प्रैक्टिकल शक्तियाँ हैं जिनको इस्तेमाल करके आज की डेट में जैसे देखें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सक्सेसफुल बने हैं, या आप किरण बेदी जी जैसे लोगों को देखें, या बराक ओबामा को देखें, या आप एग्जाम्पल देखें बिल गेट्स के। तो मैंने उन इन व्यक्तित्वों की लाइफ को स्टडी करके मैंने सोचा एक बुक मैं लिखना शुरू करूं। और बुक, आपको यकीन नहीं होगा कि बुक तो मेरी 3 months में हो गई, लेकिन उसको पूरा फॉर्मेट में लाने में करीब 4 साढ़े 4 साल की मेहनत और लगी। तो फाइनली 2010 में ये बुक 5 साल की मेहनत के बाद पेंगुइन ने इसको पब्लिश किया। जब हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे मैं अपनी बुक की बात करूं तो उसमें मैंने डॉक्टर जगदीश गांधी का एग्जाम्पल दिया, जो मेरे बॉस भी रहे और मेरे गुरु भी रहे, कि कैसे उन्होंने 5 बच्चों से शुरू करके आज जो उनका स्कूल है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, और 56,000 से भी अधिक उन्होंने विद्यार्थियों को आज वो शिक्षा दे रहे हैं। आज भी वो 85 ईयर्स के हैं, पिछले 60 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे में 19 घंटे मेहनत मेरी आंखों के सामने करी है, और आज भी वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारी प्रेरक जीवनियाँ मैंने पढ़ी, ऑब्जर्व करी। मैंने अपनी बुक में भी कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हैं। जैसे बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया कि हाउ ही यूज्ड दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो कल्पना की शक्ति है वो कैसे बिल गेट्स ने इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर ऑन एवरी कंप्यूटर, ऑन एवरी डेस्क इन द वर्ल्ड, ये इमेजिन किया उन्होंने। और उनका अपने बारे में ही कई प्रेडिक्शंस रॉन्ग हुए। जैसे कि वो 18 वर्ष की आयु के थे, तो उन्होंने कहा कि बाय द टाइम आई क्रॉस 30 आई विल बी अ मिलियनेयर, लेकिन 28 वर्ष की आयु में ही वो बिलियनर हो गए। तो ही एक्सीडेड हिज एक्सपेक्टेशंस बाय 1000 times। तो कभी कभी हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और मेरा भी यूथ से, जो यंग लोग हैं, उनसे भी यही कहने का कि आप अपने
जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, भले चाहे आपके पास आपको लगता है सामर्थ्य नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कार नहीं है, कोई घर नहीं है, लेकिन आप इस पे मत फोकस करिए कि आपके पास क्या नहीं है। आप ये देखिए कि आपके पास क्या है। आपके पास आंतरिक शक्तियाँ हैं, आपके पास कल्पना की शक्ति है, आपके पास शब्दों की शक्ति है, आपके पास आत्मविश्वास की शक्ति है, आपके पास लक्ष्य निर्धारण करने की शक्ति है, आपके पास अपनी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो इच्छा शक्ति है, आपके पास कर्म करने की शक्ति है, आपके पास प्रेम करने की शक्ति है। तो इन सब शक्तियों को आप अगर बहुधा रूप से, बहुत ज़्यादा रूप से इस्तेमाल करेंगे, और एक्शन से व्यक्ति सक्सेसफुल तो बनता है, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं बनता जितना मैसिव एक्शन से बनता है। तो मैंने इस बुक में युवाओं को ये प्रेरित किया है कि आप एक्शन मत लीजिए, आप मैसिव एक्शन लीजिए टुवर्ड्स योर गोल, देन ओनली यू विल बिकम सक्सेसफुल। बिकॉज आप 100 टाइम्स एफर्ट करेंगे तब आपको 10% रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको 100 रिजल्ट चाहिए तो आपको 1000% एफर्ट करना है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वो उसके लिए गंवाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन इस बुक को पढ़ के एक सेट पैटर्न फॉलो करना लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से पहले जयपुर जाऊँ फिर दिल्ली जाऊँ, या मैं सीधे दिल्ली का एक हाईवे पकड़ूँ और चला जाऊँ, या मैं फ़्लाइट लूँ और सीधे चला जाऊँ। तो इस बुक को जो पढ़ेंगे वो फ़्लाइट लेंगे सीधे दिल्ली की, और जो नहीं पढ़ेंगे वो हो सकता है कि वो भी सीधे जाएं अगर उनको सक्सेस प्रिंसिपल्स पता है, लेकिन नहीं पता है तो हो सकता है वो पहले वो कानपुर जाएं, फिर कानपुर से वो अलीगढ़ जाएं, फिर अलीगढ़ से फिर जयपुर जाएं, और जयपुर से हो सकता है अहमदाबाद जाएं, फिर रास्ता पूछें अहमदाबाद में जाके किसी से कि दिल्ली का रास्ता कहाँ है। तो दिस बुक्स एक्ट एज अ क्लियर रोड मैप। आपके पास अगर एक क्लियर रोड मैप है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी, अगर आपको एक गोल अचीव करना है, मान लीजिए आपको एक छोटा सा गोल है कि आज आपकी इनकम है 30,000 रुपये और आपको इसको डबल करना है। अब इसके लिए बहुत सारे वेज हैं, लेकिन क्या वो 3 स्टेप्स हैं जिसको करके आप 3 महीने में डेफिनेटली अपनी इनकम डबल कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, आपको एक कार लेनी है, तो बहुत से लोग इमेजिन करते हैं कि आज की डेट में मैं XYZ कार जो ड्राइव कर रहा हूँ जिसकी कीमत 3 से 4 लाख है, और मैं सीधे ऑडी या BMW पे जंप कर जाऊँ। तो वो ये बुक बहुत प्रैक्टिकल है, बताती है कि इसका भी तरीका है, लेकिन आप एकदम से उसको नहीं ले सकते। इसमें आपको टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है 3 से 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन आप पहुँचेंगे अवश्य। तो ये बुक आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप कैसे पहुँचें और क्या करें। और कुछ लोग राइट एफर्ट से, राइट अप्रोच से उसी चीज़ को कम टाइम में कर लेते हैं। तो दिस बुक एक्ट्स एज अ हाईवे, एज अ फ्लाइट टू योर डेस्टिनेशन, टू योर गोल। 20 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं नहीं कहूँगा कि दिस इज़ जनरेशन ऑफ कंफर्ट जोन, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ जनरेशन ऑफ हैप्पीनेस। मतलब ये जनरेशन हैप्पीनेस सीख करे। आज की डेट में आप देखिए, पिछले 10 सालों में जो मोबाइल फ़ोन्स का एडवेंट हुआ है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट एक फैक्ट देखिए कि आपके मोबाइल पे आप कुछ बटन दबाते हैं और आधे घंटे में आपके पास मनचाही डिश आपके घर पे सर्व हो जाती है। आज से 10 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। आप फ़ोन पे बटन दबाते हैं, कार आपके घर के सामने खड़ी होती है और आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। तो जो ये चेंज आया है कि आपकी सारी चीज़ें एट द टिप ऑफ अ बटन हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसने लोगों को ये विश्वास दिला दिया है कि वी शुड एम फॉर समथिंग हायर। और ह्यूमन बींग्स देखिए, पिछले अगर आप 1000 साल की भी केस स्टडी करें ह्यूमैनिटी की, तो एक जनरेशन बहुत मेहनत करती है, नेक्स्ट जनरेशन उससे फ़ायदा उठाती है, और वो जनरेशन मेहनत करती है और उसकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन फ़ायदा उठाती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इसी जनरेशन की बात करते हुए, मैं अभी कुछ महीने पहले साउथ कोरिया गया। तो साउथ कोरिया में जो पिछली जनरेशन थी, आज से 30 साल पहले तक, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब जापान बिल्कुल तहस नहस उसने कर दिया था और वो छोड़ के गए, इंडिपेंडेंस हुई उनको, उनकी भी आज़ादी, हमारे जो देश है 15 अगस्त सेम डे वो भी देश आज़ाद हुआ, ईयर डिफरेंट था उसमें। तो वो जब आज़ाद हुआ तो उस जनरेशन ने बहुत मेहनत करके इतना टेक्नोलॉजिकली साउंड बना दिया कि आज उनकी कार्स हिंदुस्तान में बिकती हैं, आज उनके कई सारे प्रोडक्ट्स साउथ कोरिया के यहाँ बिकते हैं। और अब जो जनरेशन है वो भी यही चीज़ वहाँ चैलेंज फेस कर रही है,
और लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो जो पहला जनरेशन है उसको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन वो नहीं कर रही है जो हम कर रहे हैं। और ये एरिस्टोटल के टाइम से रहा है। आज से 2000 साल पहले एरिस्टोटल ने कहा कि देखो इस अगली पीढ़ी को कितनी शैतान हो गई है, ये हमारी बात नहीं सुनते, वो नहीं करते जो हम इनसे कहते हैं। तो आज की जनरेशन में भी आप यही देखेंगे पेरेंट्स, और नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी यही देखेंगे। हमारे भी पेरेंट्स हो सकता है हमसे कुछ कह ना पाते हों, लेकिन आपस में बात करते होंगे। तो ये होता क्या है कि जिस तरीके का दुनिया, जिस तरीके का संसार हमने देखा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने उससे कहीं अच्छा संसार देखा, और इसलिए उनके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। तो आज की जनरेशन वो हैप्पीनेस देख रही है, वो मनी नहीं देख रही है, वो देख रही है कि क्या करेंगे वैसा जिसमें वो खुश रहें। और पेरेंट्स भी यही चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे। तो सक्सेस का मायने बहुत हद तक पैसा कमाना, मेहनत करना वो नहीं रह गया। सक्सेस का जो मायने आज की डेट में हो गया है वो हैप्पीनेस हो गया है। और जिस चीज़ में हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती या स्ट्रेस मिलता है तो हम उसको फेलियर कहते हैं। तो ये जो साइके में डिफरेंस आया है विद द जनरेशन गैप, आई थिंक दिस इज़ द कोर रीज़न जो हमें लगता है। लेकिन दोनों ही जनरेशन ठीक हैं। देखिए, मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनका नाम है होवर्ड गार्डनर। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, और 1970s में इन्होंने किताब लिखी जो बहुत ही फेमस हो गई। वो किताब थी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो जो आप कह रहे हैं उसका रीज़न जो है पीछे का वो ये है कि हमारे अंदर खाली एक या दो इंटेलिजेंस नहीं है। जो ये जनरेशन है वो अपना टैलेंट और अपना जो गोल सेटिंग है और अपना करियर वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से चुन रही है। तो होवर्ड गार्डनर ने सबसे पहले बताया कि ह्यूमन बींग्स वो खाली इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। वो एक ख़ास तौर की अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी होंगे। लेकिन देयर आर 7 इंटेलिजेंसेस लाइक म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। देयर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। आप विराट कोहली से नहीं उम्मीद करेंगे कि वो जाके इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे, आज की डेट में IAS बने। बहुत खुश होंगे, आप देखेंगे उसको तो ताली बजाएंगे कि वो सेंचुरी लगा रहा है। और बच्चे सिर्फ कहेंगे देखो आज विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई। उससे आप क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसके भी तो पिता होंगे, उसके भी तो अराउंड सर्कमस्टांसेस रही होंगी। लेकिन उसने क्या किया, अपनी जो कोर स्किल थी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, उसको यूज़ किया। आप AR रहमान से क्यों नहीं कहते कि वो जो है उसने अपने बोर्ड में टॉप किया नहीं किया, या उसने जो है वो क्लैट का पेपर सॉल्व किया कि नहीं करा। हम तो कहते हैं AR रहमान ने ऑस्कर अवार्ड जीता, ग्रैमी जीता, ये जीता, वो जीता। हम तो उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको और भारत रत्न मिलना चाहिए। हम तो ये उम्मीद करते हैं उनसे। तो उम्मीद हमारी जो एसोसिएशन है वो हमारा है हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उनकी या तो खुद की है। अगर मैं मान लीजिए डॉक्टर हूँ तो मैं कहूँगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। लेकिन मेरे बेटे में अगर म्यूज़िकल टैलेंट है तो मैं कहूँगा वो एक अच्छा म्यूजिशियन बने। समझदार पेरेंट्स ये करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत अच्छा कोटेशन दिया। उसने कहा कि एक मछली है और उसको अगर आप ताउम्र सिखाएं कि वो पेड़ पे चढ़े तो दैट फिश विल स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ क्लाइंबिंग द ट्री। वो मछली पूरा जीवन लगा देगी कि वो अपना पेड़ पे चढ़े, लेकिन वो नहीं चढ़ पाएगी अच्छे से। बट मछली कहाँ के लिए बनी? पानी में तैरने के लिए। तो जो बच्चा जिस कार्य के लिए बना, पहले आप उसके साथ 6th क्लास से 10th क्लास तक टाइम स्पेंड करिए। पेरेंट्स टाइम स्पेंड करते नहीं। पेरेंट्स अपनी दुनिया में मोबाइल की खोए हुए हैं, अपने ऑफिस के काम में खोए, अपनी पार्टीज में खोई हैं मदर्स। तो वो उस चीज़ से निकले, देखें कि बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे का जो टैलेंट है वो क्या डिमांड कर रहा है, फिर उसके हिसाब से उसको एनवायरनमेंट दें। ज़रूरी नहीं वो एनवायरनमेंट घर में हो। इट कुड बी द राइट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इट कुड बी, इफ़ नॉट इन इंडिया आप बाहर ढूंढिए उसको। अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, अब्रॉड भेजिए बच्चे को। अगर नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप देखिए कि उस बच्चे के लिए आप क्या मिनिमम कर सकते हैं। और बच्चे को भी प्रेरित करिए कि भाई अगर तुमने ये रास्ता चुन ही लिया, मान ली किसी ने फिल्म डायरेक्शन का रास्ता चुन लिया और पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर, तो पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन आप ख़त्म करिए। देखिए बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे के 7 कदम चलिए, 4 कदम, फिर देखिए 2 कदम और कहाँ चलना चाहता है। और देखिए बच्चा अपनी मंजिल खुद, हर व्यक्ति के अंदर जो सोल है, हर हमारे अंदर जो आत्मा है, इट हैज़ अ सक्सेस सॉफ्टवेयर। जैसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम होकर आता है, मान लीजिए एक रोबोट को हमने ट्रेन कर दिया कि वो रेस्टोरेंट में खाना सर्व करेगा तो प्रोग्राम हो गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चा अपनी एक प्रोग्रामिंग लेके आया है। जब वो 17-18 साल का होगा
तो खुद ही वो रिवील करेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब आप उसको जो रेस्टोरेंट में सर्व करता है उससे कहें कि नहीं भाई तुम जा करके पायलट बन करके वो तुम एयरक्राफ्ट उड़ाओ, तो वो तो उसको आप एयरक्राफ्ट में बिठा भी देंगे तो भी वहाँ जाके एयर होस्टेस की तरह सर्व करेगा और आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे। तो योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, मैं पेरेंट्स से कहूँगा इसमें बच्चे को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बच्चा तो समझता है कि मेरे हिसाब से क्या ठीक है। तो योर चिल्ड्रन, खलील गिब्रान ने कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट दे डू नॉट बिलोंग टू यू। वो आपके थ्रू आते हैं मगर आपके नहीं है, वो इस यूनिवर्स के हैं। भगवान ने उनको, ऊपर वाले ने, गॉड ने उनको एक ऐसी शक्ति के साथ पैदा किया है कि वो अपना रास्ता खुद ब खुद चुन लेंगे। हाँ, हमें ज़रूरत है उस रास्ते पे उनके साथ चलने की, विश्वास के साथ खड़े रहने की, उनको सपोर्ट सिस्टम देने की। एज अ पेरेंट हमारा ये दायित्व है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। आपने भगवत गीता की बात करी, जो 7th चैप्टर इस बुक का, द पावर ऑफ एक्शन, तो उसमें मैंने भगवत गीता का एग्जाम्पल लिया है कि कैसे भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। और जो ये सीन है जिसमें भगवान कृष्ण जो है सारथी बन के बैठे हैं और 4 घोड़े उन्होंने पकड़े हुए, लगाम पकड़ी हुई है, और अर्जुन का काम खाली फोकस करना है कि वो अपने टारगेट पे फोकस करे। और उससे पहले का जो सीन है जिसकी वजह से भगवत गीता लिखी गई, वो सिंपल सा ये है कि भगवत गीता लिखी ही गई इसलिए क्योंकि अर्जुन के मन में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है कि मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं, मैं अपने पितामह को क्यों मारूं, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को क्यों मारूं, और मैं ये युद्ध ही क्यों लड़ूं। तो इस द्वंद्व से निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनकी बात करी। और जो उसके बाद फिर ये जो बैटल शुरू हो जाती है महाभारत, तब आप देखेंगे कि एक बड़ी यूनिक सी स्थिति उत्पन्न होती है। और उस स्थिति में जो है भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा रथ मैं संभाल रहा हूँ, तुम्हारा काम है बस तुम अपने गोल पे फोकस करो अर्जुन, एक के बाद एक। तो जो 4 घोड़े हैं वो घोड़े हैं 4 हमारे अंदर जो द्वेष हैं परमानेंट, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो ये हमारे वश की बात नहीं है कि हम अपने अंदर के अहंकार को या क्रोध को या काम वासना को कंट्रोल कर पाएँ। इसके लिए हमें एक सारथी की ज़रूरत है, और सारथी भी कौन? भगवान कृष्ण जैसा। तो अगर एक अल्टीमेट बुक लिखी गई है, मैं आपको अभी इसका ही चित्र दिखाना चाह रहा था। आप देखेंगे कि इसमें चैरियट है उनका जो रथ है, और ये 4 घोड़े हैं, और अर्जुन जो है वो खाली अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं। और इसमें जो है ये है कि गेन कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। तो आज की जनरेशन के साथ भी और सभी के साथ प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस आ रहा है लाइफ में, क्योंकि हम अपने सेंसेस पे, हमने सेंसेस को लेट लूज कर दिया है, मतलब हमने उनको जाने दिया है। हम प्लेजर सीकिंग डिवाइसेस बन गए हैं। हम देखते हैं कि हमें प्लेजर कहाँ मिलेगा, खाने में प्लेजर मिलेगा, हमें यहाँ प्लेजर मिलेगा, तो हमने अपने सेंसेस को, तो उसकी वजह से हमारे गोल्स पे फोकस ही नहीं हो पाता। अब मैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हमने ज़ीनाडीन ज़िडेन का। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पल है। आपको याद होगा 2006 में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और फ्रांस और इटली फाइनल में थे, और एक अच्छी दोनों में जो है वो टक्कर चल रही थी, दोनों बराबर गोल स्कोर किया था। और फ्रांस का जो कैप्टन था उसने अपना जो है वो टेम्पर लूज़ कर दिया और एक खिलाड़ी को अपने हेड से मार दिया। उसकी वजह से उसको रेड कार्ड दिखा दिया। सबसे अच्छा प्लेयर था और उसको हमेशा के लिए जो है, फिर वो फुटबॉल से तो वो गया ही गया, उस मैच से भी गया और फुटबॉल से भी उसको संन्यास लेना पड़ा। उसके बाद फ्रांस वो मैच हार जाती है, इटली जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। तो खाली एक छोटा सा जो 1 सेकेंड होता है उसमें जो है उसने अपने क्रोधवश, अहंकारवश ऐसा कर दिया। स्पोर्टिंग स्पिरिट, ही लॉस्ट दैट स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप वॉर कर रहे हैं, या आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, या आप कोई गेम खेल रहे हैं, या आप अपने ही गोल्स अचीव कर रहे हैं पर्सनल, उसमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो भगवत गीता एक बहुत अच्छी किताब है, मुझे भी उससे बहुत प्रेरणा मिली है। और मैंने ये जो ईस्टर्न साइकोलॉजी है और वेस्टर्न साइकोलॉजी है, या मैं ये कहूँगा ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म है और वेस्टर्न साइकोलॉजी, उसको मिक्स करके ही ये बुक बनाई गई है। तो इसमें दोनों ही एलिमेंट्स हैं। आजकल बच्चे अपना जो मेजर टाइम है वो इंटरनेट पे और ख़ास तौर से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, बिताते हैं। हम एक बुक पढ़ें और उस बुक की समरी हम जान ले 10 मिनट में। बुक पढ़ने में शायद हमको 1 दिन लग जाएगा या 1 हफ्ता भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द बुक।
वीडियो देखने में 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। तो आपका बहुत अच्छा सजेशन, एंड आई एम विद यू एंड आई वुड लाइक टू मेक वीडियो सीरीज़। हम चाहेंगे कि खूब सारे, हम ढेर सारे इसके छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स लें, इस बुक के ऊपर डिस्कशन करें और उन वीडियोस से कुछ ऐसे मैसेजेस निकलें जो यूथ को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाएं और वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकें और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और हैप्पी बना सकें। थैंक यू।